हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2012 के पहले शिफ्ट में पूछा हुआ सारे क्वेश्चंस है। तो इसमें टोटल जो है 2012 के बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं सारे प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव को। और आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न हम बोलेंगे, आपका 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको सिर्फ माइंड करना है कि इसमें से सही कौन है। ओके, और जो उसका राइट आंसर होगा वो मैं कुछ टाइम आपको देंगे और फिर उसका आंसर बताएंगे। और इस प्रकार आप अंदाज़ लगा सकते हो कि 20 क्वेश्चन में 2012 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया सवाल था, आप उसमें से कितना सही कर पाते हो। इससे अंदाज़ा लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कितना सही कर पा रहे हैं हम। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, एक तरह से सोचिए तो ये आपके लिए टेस्ट के रूप में है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहला प्रश्न आपको कहा जा रहा है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया किस में होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कोशिका द्रव में, बी में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में कहा जा रहा है हरित लवक में, और डी में कहा जा रहा है केंद्रक में। तो आप यहाँ पर माइंड कीजिए कि चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है। ओके, फिर मैं बताऊँगा। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा जो देती है, यह प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए में कह रहा है जल, बी में कह रहा है कांच, सी में कह रहा है प्लास्टिक, डी में कह रहा है मिट्टी। तो आप माइंड कीजिए इसमें से सही आंसर आपको कौन सा लग रहा है। तो इसका यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, लेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फोकस पर रखा जाएगा, बी में कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, सी में कह रहा है अनंत पर रखा जाएगा, और डी में कह रहा है कि प्रकाश या केंद्र पर रखा जाएगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं सबसे पहले कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का जो मामला होता है ना, प्रोसेस, वो लगभग सेम होता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण पर आप जाइए। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो है वस्तु का आकार के बराबर कब बनता था, जब उस वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता था। तो वही सेम प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर जब किसी वस्तु को रखा जाएगा उत्तल लेंस में, तो वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बिल्कुल समान आकार का बनेगा और वास्तविक होगा। ओके, चलिए, तो अगला प्रश्न पर हम लोग चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो 25 मीटर दे रहा है ऑप्शन ए में, बी में दे रहा है 2.5 सेंटीमीटर, सी में दे रहा है 25 सेंटीमीटर, और डी में दे रहा है 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर आप माइंड कीजिए थोड़ा, क्या होगा इसका आंसर सही। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 5 नंबर में कहा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे का मतलब आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है 23 होगा, परमाणु संख्या पूछ रहा है, बी में कह रहा है 26 होगा, सी में कह रहा है 25 होगा, डी में कह रहा है 24 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, थोड़ा सा आप माइंड कीजिए, ठीक ना। तो 5 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 5 का आयरन का जो है लोहे की परमाणु की संख्या 26 होता है। तो याद रखिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो आपको परमाणु संख्या कम से कम 30 तक आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि 30 तक जो है सवाल ज़्यादा आता है। ओके, तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न जो आपका 6 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 होगा, बी में कह रहा है 10 होगा, सी में कह रहा है 4 होगा, और डी में कह रहा है 5 होगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि 1 और 4, 5 ये तीनों क्या है, अम्ल है। और अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, जबकि क्षार एकलौता है और इसी का काम होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, जस्ट उल्टा काम। तो इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में एक वर्ग होता है और एक आवर्त होता है। जो सूता हुआ भाग होता है उसको क्षैतिज भी कहते हैं, आवर्त भी कहते हैं। खड़ा हुआ भाग को समूह भी कहा जाता है और वर्ग भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कहीं कहीं वर्ग नहीं देकर के आपको समूह दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, क्षैतिज जो होता है, सूता हुआ जो भाग होता है, उसमें क्षैतिज या आवर्त की संख्या आपका 7 होता है, लेकिन वर्ग आपसे पूछे या समूह पूछे तो उसकी संख्या टोटल 18 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न का। तो कहा जा रहा है कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं, बी में करा एल्कोहल कहते हैं, सी में करा कीटोन कहते हैं और डी में इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा माइंड कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, सोचिए ज़रा। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जहाँ पर CHO लगा हो, ठीक ना, एक होता है केवल OH, तो जहाँ पर OH लगा होगा वो एल्कोहल होगा, जहाँ पर CHO लगा होगा वहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ओके। CHO वाला क्या होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक ना। और केवल अगर CO लगा हो, CO, तो वो क्या होता है, कीटोन का होता है। तो ये सब याद रखिएगा अभिक्रियाशील मूलक को। इस बहुत एग्जाम में एक भी साल ऐसा नहीं है जहाँ से ये सवाल नहीं आया होगा, यानी यहाँ से सेम नहीं बट मतलब इस टॉपिक से, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं 9 नंबर प्रश्न में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति की बात किया है और विद्युत शक्ति बराबर आपका होता है P बराबर I गुने V होता है, यानी कि विद्युत शक्ति जो आपका होता है वो विद्युत धारा और विभवांतर दोनों के गुणनफल के बराबर होता है विद्युत शक्ति। अब P बराबर I भी कहाँ है, तो थोड़ा सा इसमें देखो, तो P बराबर I भी, तो ये आपका फॉलो कर रहा है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखिए, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार होता है I बराबर V/R होता है, ये भी बात आपको याद रखना होगा, ठीक ना। P बराबर क्या होता है, ओम के नियम से I बराबर V/R होता है। तो यहाँ से जब I का मान यहाँ रखोगे ना, I का मान V/R, तो V गुने V क्या हो जाएगा, V²/R। तब V²/R कहाँ है, लास्ट में, यानी D भी फॉलो कर रहा है, VI भी फॉलो कर रहा है। अब एक चीज़ और याद रखिए, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, V का मान यहाँ पर है तो V का मान यहाँ पर भी, अब R को इस तरह भेज दीजिए, क्या होगा, V बराबर क्या हो जाएगा, IR। अब V की जगह पर जब मान रखेंगे IR तो क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। तो I² यहाँ पर है, तो A फॉलो कर रहा है, C फॉलो कर रहा है और D फॉलो कर रहा है, ठीक ना। विद्युत शक्ति को मान को निरूपित करता है, लेकिन कौन नहीं करता है, तो IR इसको निरूपित नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, V राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए अगला चलते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं 10 नंबर प्रश्न, ओके। तो 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, चलो ऑप्शन नंबर ए में करा जनित्र जनरेटर कहते हैं, बी में करा गैल्वेनोमीटर कहते हैं, सी में करा एमीटर कहते हैं और डी में करा मोटर कहते हैं। तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर हो और एमीटर हो, इससे तो कोई रिलेशन है ही ना है। तो एक आपका जनित्र है और एक आपका मोटर है। तो जनित्र जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना, और इसका काम होता है मोटर का विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अब यहाँ पर करा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखिए विद्युत धारा उत्पन्न कौन करता है, जनरेटर करता है, यांत्रिक देते हैं तब यह हमको करंट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अगला हम लोग प्रश्न में चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। करा लघु पतन। अब लघु पतन याद रखिएगा, इसी को अतिभ्रमण भी हम लोग कहते हैं, लघु पतन या अतिभ्रमण, ठीक ना, के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जब ठंडी और गर्मी तार आपस में सट जाती है तो उस कंडीशन में लघु पतन या अतिभ्रमण कहा जाता है। और उस समय आपसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा का मान क्या होता है। करा ए में करा कम हो जाता है, बी में करा स्थिर रहता है, सी में करा बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में करा निरंतर परिवर्तित होता रहता है, यानी कि वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, ये सब चलता रहता है। तो आप सोचिए ज़रा इसमें से आपका राइट आंसर कौन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर सीधा आपको याद रखना है कि जब भी ठंडी गर्मी तार सटती है तो इतना तेज़ी से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है कि पूरा तार बोर्ड सबको जला कर राख कर देता है, चाहे पंखा हो कुछ भी हो। तो इसका मतलब है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे 12 नंबर। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्या करा है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में करा लकड़ी, बी में करा गोबर गैस, सी में करा नाभिकीय ऊर्जा और डी में करा कोयला। तो याद रखिएगा यहाँ पर जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, ठीक ना, और जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत को हम कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। क्या होता है, नवीकरणीय। एक होता है अजैव मात्रा स्रोत, इसको हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। तो याद रखिएगा प्रश्न बहुत तरीके से आपको फंसाएगा, तो ये सब शब्द को आपको याद रखना है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत जब बोले तो याद रखिएगा नवीकरणीय के बारे में बात कर रहा है। जब अजैव मात्रा ऊर्जा स्रोत की बात करें तो याद रखिएगा वो क्या बात कर रहा है, अनवीकरणीय का। तो याद रखिए लकड़ी जो है ये कम समय में जो है रेडी किया जा सकता है,
गोबर गैस कम समय में रेडी किया जा सकता है, नाभिकीय ऊर्जा कम समय में रेडी किया जा सकता है, लेकिन कोयला को प्राप्त करने के लिए हज़ारों साल लग जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कौन सा मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ठीक ना। कह रहा यह यौगिक जल में विलय है, और कह रहा यह यौगिक पानी में घुल भी जाता है, विलय है। तो यह तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कैल्शियम, सी में कह रहा है बाबू रे कार्बन, सॉरी बी में कार्बन कह रहा है, और सी में सिलिकॉन कह रहा है SI, और डी में Fe आयरन कह रहा है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक ना। कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्मित करता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड आप सभी को पता होना चाहिए, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है अनबुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। तो अनबुझा चूना जो होता है, ठीक ना, उसका गलनांक काफ़ी क्या होता है, उच्च होता है, ठीक ना, उच्च गलनांक होता है, ये जल्दी गलता नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ठोस हो जाता है। और यह यौगिक जल में विलय होता है, जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये आसानी से पानी में घुल जाता है। जो आप देखते होंगे वाइट चुन्ना होता है जिसको हम लोग चुनते हैं घर में, ये उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न का। करा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से क्या करा, एथेन का सूत्र जो है आपको दे दिया है C2H6 जो होता है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो बाबू ये कम से कम 6 तक आप जरूर याद कर लेना, इसका सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें करा है क्या, तो आप सिंपल याद रखिए, यहाँ पर सात संयोजन बंधन के बारे में बात कर रहा है। अब सिंपल देखिए, यहाँ पर कार्बन 2 है तो सीधा हो जाएगा 1 कार्बन और 2 कार्बन। अब यहाँ पर 1 कार्बन अधिकतम जो है 4 बंधन को बना सकता है, तो 1 बंधन इधर बना लिया है, तो 1 बंधन यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ हाइड्रोजन। अब टोटल 7 संयोजन बंधन की संख्या को काउंट कीजिए, तो 1 बंधन, 2 बंधन, 3 बंधन, 4 बंधन, 5 बंधन, 6 बंधन, 7 बंधन। तो यानी कि C2H6 में टोटल 7 संयोजक बंधन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। ओके, अब 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। अब हम सभी को पता है कि ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, O3 होता है। तो अब आप ही बताइए कि ओजोन में परमाणु की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। कह रहा मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पोषण से, बी में कह रहा है श्वसन से, सी में कह रहा है उत्सर्जन से, और डी में कह रहा है परिवहन से। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क की जहाँ भी चर्चा आ जाए तो वृक्क का मुख्य काम होता है आपके ब्लड को छानना, आपके ब्लड को छान करके उससे जो विषैले पदार्थ होता है उसको, ठीक ना, मूत्राशय थैली तक ले जाने का काम करता है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, छन्ने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उत्सर्जन का काम करता है। तो उत्सर्जी भाग होता है वृक्क। ओके, तो इसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, तो 17 में कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के बारे में बात कर रहा है कि मध्य बीच में खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक है द्रमिका, बी में कह रहा है सिनेप्स, और सी में कह रहा है एक्सॉन, और डी में कह रहा है आवेग। डी में क्या कह रहा है, आवेग कह रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स। तो याद रखिएगा कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ओके, चलिए, तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। तो कह रहा है कि प्राग कोश में होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बाहरी दल, बी में कह रहा है अंडाशय, सी में कह रहा है कि अंडप, और डी में कह रहा है परागकण। तो बताइए, आप सोचिए थोड़ा सा, इसमें से राइट आंसर आपको कौन सा लग रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परागकण हो जाएगा, क्योंकि परागकोश में होते हैं तो परागकण होता है। और ये जो है क्या होता है, इसको कहा जाता है, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है, ठीक ना, पुरुष केसर। तो याद रखिएगा यहाँ पर परागकण जो है पुरुष केसर होता है, जबकि अंडाशय स्त्री केसर होता है, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। करा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, ठीक ना, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो यहाँ पर करा ए में चीन के विद्यार्थी, बी में करा है चिंपैंजी, और सी में करा है मकड़ी, और डी में करा है जीवाणु। तो याद रखिएगा, अब सोचिए कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिंपैंजी। तो विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है, तो चिंपैंजी से अधिक समानता मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न 2012 का। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, बीम करा ईस्ट में होता है, सीम करा है प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है ना, डीम करा है सेल्सनिया में होता है। तो सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुकुल प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट। तो ईस्ट में मुकुलन के प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड था आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपसे कितने प्रश्न सही हुआ है, बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। आप खुद से कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में जो भी देने वाले हैं क्लास 10th के छात्र छात्राएं, मैं सभी बच्चों के लिए खास करके इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ। तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए, अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।